बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class in the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, in previous video number 4, we discussed the remaining topics of chapter number 4, such as alert and its types, measuring instruments, and other topics. Today we are going to start new chapter, chapter number 3, and the name of chapter number 3 is kinematics of linear motion. Before knowing about the kinematics, first we have to know about mechanics. And you know, in first video we discussed about mechanics. Mechanics, it is a branch of physics in which we study about motion of object with or without reference of force. Clear? तो mechanics में हम study करते हैं किसी भी object की motion के बारे में, motion of object. Clear? Mechanics, there are two main types of mechanics. Number one, kinematics. And number two, dynamic. Number two is dynamic. Clear? Kinematic, it is also a branch of mechanics in which we study about motion of object without any reference of force. Kinematics फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, यानी मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बॉडी की मोशन के बारे में डिस्कस तो करते हैं, लेकिन विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स, फोर्स के रेफरेंस के बगैर हम इसे स्टडी करते हैं. तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स. क्लियर? तो काइनेमेटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, या मैकेनिक्स भी कह सकते हैं, मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स. यानी हमें ये मालूम नहीं होगा कि जो बॉडी मूव कर रही है इसके कॉजेस क्या हैं, किस वजह से मूव कर रही है, कौन सी फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है, हम इसे डिस्कस नहीं करते, सिर्फ बॉडी की मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं. क्लियर? और उसकी पोजीशन को स्टडी करते हैं. नेक्स्ट है डायनामिक्स. डायनामिक्स, इट इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about motion of object with the reference of force, with the reference of force. तो डायनेमिक्स मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशन को तो स्टडी करते हैं, लेकिन एक ख़ास रेफरेंस के साथ, फोर्स के रेफरेंस के साथ स्टडी करते हैं. वो कौन से सबब हैं, कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और वो कॉजेज़ का क्या इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, उन कॉजेज़ को भी हम डायनेमिक्स में स्टडी करते हैं. तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है? काइनेमेटिक्स. तो हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट टर्म्स की हेल्प से. ठीक है? इसमें फर्स्ट टर्म आती है हमारे पास रेस्ट. फर्स्ट टर्म इज रेस्ट. व्हाट इज रेस्ट? A body does not change its position with respect to the surrounding is known as the body is at rest. अगर कोई बॉडी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, अगर कोई बॉडी सराउंडिंग के लिहाज से, माहौल के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, इट मीन्स कि वो बॉडी रेस्ट में है, यानी कि वो मूव नहीं कर रही. फॉर एग्जाम्पल,
अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, अगर कोई बुक टेबल पर रखी हुई है तो इट मीन्स कि वो बॉडी किस में है, रेस्ट में है। अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। क्लियर? अ पर्सन इज सिटिंग ऑन अ चेयर, अगर कोई पर्सन चेयर पर बैठा हुआ है इट मीन्स के वो भी रेस्ट में है। क्लियर? तो कोई भी चीज जो सराउंडिंग के लिहाज से अगर अपनी पोजीशन को चेंज ना करे इट मीन्स के वो बॉडी रेस्ट में है। क्लियर? नेक्स्ट टर्म है हमारे पास मोशन। नेक्स्ट टर्म है मोशन। A body change its position with respect to the surrounding, अगर सराउंडिंग के लिहाज से अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे इट मीन्स कि वो बॉडी मोशन में है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मोशन या अ कार मूविंग ऑन अ रोड, एक कार जो रोड पर मूव कर रही है वो भी किस में होगी, मोशन में होगी। एक प्लेन जो कि रनवे पे मूव कर रहा है वो भी क्या होगा, मोशन में होगा। इस तरह कोई बर्ड है अगर वो ट्री ओवर द ट्री फ्लाई कर रहा है तो वो भी किस में आ जाएगा, मोशन में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करे इट मीन्स कि वो किस में है, मोशन में है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। नेक्स्ट टर्म क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 है हमारे पास ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन भी कहते हैं इसे, लीनियर मोशन। क्लियर? अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, those motion in which a body move in straight line, so this motion is known as translatory और linear motion। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो मोशन क्या कहलाएगी, ट्रांसलेटरी या फिर लीनियर मोशन। फॉर एग्जांपल अगर ये सपोज कर लें कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, टाइम टी गुजरने के बाद ये पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इट मीन्स के वो कौन सी मोशन कहलाएगी, लीनियर मोशन कहलाएगी या फिर ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी एग्जांपल आपको दी, अ मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, अगर कोई कार स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है तो वो भी किस में आ जाएगी, ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन में। मोशन ऑफ अ प्लेन ऑन अ रनवे, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। क्लियर? तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं वो ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन में आ जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास रोटेटरी और रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन those motion in which a body moves about its fixed point, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव कर रहा है तो वो बॉडी किस मोशन में है, रोटेटरी मोशन में है। या वो ऑब्जेक्ट जो अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो मोशन भी क्या कहलाएगी, रोटेटरी मोशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल देखना चाहें, मोशन ऑफ विंग्स ऑफ इलेक्ट्रिक फैन। जो इलेक्ट्रिक फैन होता है इसके जो विंग्स होते हैं वो किस मोशन में होते हैं, रोटेटरी मोशन में ही होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो एक न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा होता है वो भी किस मोशन में होता है, रोटेटरी मोशन में। इसके अलावा अगर आप और देखना चाहें तो और भी इसकी एग्जांपल्स आपको मिल सकती हैं। मोशन ऑफ अ विंग्स ऑफ फैन, ठीक है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रोटेटरी मोशन। ये भी कह सकते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड जो मूव हो रही है, रोटेट कर रही है, वो मोशन भी किस में आ जाएगी, रोटेटरी मोशन में आ जाएगी। थर्ड टाइप है हमारे पास, जो थर्ड है हमारे पास की टाइप वो है वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। थर्ड वाइब्रेटरी
और ऑसिलेटरी मोशन। Those motion in which object move to and fro, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी फिक्स पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव करे तो उसकी ये मोशन क्या कहलाती है? वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। अब ये टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पर जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो टू एंड फ्रो होती है। लाइक दिस, सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है, एक सॉलिड मटेरियल है, उसमें जो उसके एटम्स हैं वो इस पोजीशन पर मौजूद हैं, ठीक है, और वो वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं। ये आगे गए और फिर वापस अपनी इसी पोजीशन पर आ गए, तो ये मोशन क्या कहलाती है? टू एंड फ्रो। उस टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। अब इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखना चाहें तो मोशन ऑफ अ पेंडुलम, मोशन ऑफ अ पेंडुलम। पेंडुलम की जो मोशन होती है वो क्या होती है? वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन होती है। उसमें भी क्या होता है जरा देख लीजिए। अगर सपोज कीजिए हमारे पास पेंडुलम है तो ये इसकी मीन पोजीशन कहलाती है। ये जिस पोजीशन पे ये स्टेशनरी हालत में है ये इसकी मीन पोजीशन कहलाती है। और अब इसी पोजीशन से क्या करता है कि टू एंड फ्रो मूव करता है। ये आगे की तरफ मूव करता है लाइक दिस, और फिर वापस उसी पोजीशन से होता हुआ आगे चला जाता है। तो ये इसकी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो हो रहा होता है। तो ये मोशन भी क्या कहलाएगी? वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगी। तो ये हमारे पास मोशन की 3 टाइप्स हैं जिससे हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमारे पास सम अदर बेसिक टर्म्स रिगार्डिंग टू द काइनेमेटिक्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। नंबर 1 है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। So do you know about what is distance? Distance. The distance, the space between 2 points is known as distance. 2 पॉइंट के दरमियान जो स्पेस ऑक्युपाई किया गया है, जो स्पेस मौजूद है, वो स्पेस क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। लिख देते हैं स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान जो स्पेस है वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। अब डिस्टेंस की क्या कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है? नहीं। तो जिस ऑब्जेक्ट की, जिस क्वांटिटी की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती उस क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस की नेचर क्या होगी हमारे पास? स्केलर, यानी इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्वांटिटी क्या कहलाएगी? स्केलर कहलाएगी। क्लियर? और यूनिट क्या होगी इसकी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस की जो यूनिट है एसआई सिस्टम में वो होती है मीटर। क्लियर? और मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। क्लियर? तो डिस्टेंस इज एन स्केलर क्वांटिटी एंड द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। क्लियर? नेक्स्ट टर्म है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड displacement? Distance, the shortest distance between 2 points in a particular direction, क्लियर? तो 2 पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एक खास डायरेक्शन में, उस खास डायरेक्शन में मौजूद जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल इसको जरा यूं समझ लीजिए। सपोज कीजिए 2 पॉइंट्स मैंने लगाए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है, दिस इज एंड दिस, लाइक दिस। इसमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा डिस्टेंस है? तो ये जो लाइन ऊपर की तरफ से जा रही है, कर्व में जा रही है, ये जो ये कहलाएगा हमारे पास डिस्टेंस। क्या कहलाएगा? ये
डिस्टेंस, क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। जबकि अगर आप इस स्ट्रेट लाइन को देखें तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अगर डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्लियर। अब इसकी नेचर क्या होगी, अब अगर इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है तो हमने नेचर आपको क्या बताई, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और अगर इसकी डायरेक्शन है तो फिर ये कौन सी क्वांटिटी में आ जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की जो नेचर है वो क्या होगी, वेक्टर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, सेम एज डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस की जो यूनिट है वही यूनिट भी इसी की होगी, क्या, मीटर। ऐसा ही सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड। स्पीड, सपोज स्पीड की डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि स्पीड क्या होती है। सपोज अ कार इज मूविंग ऑन अ रोड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर। एंड द स्पीड ऑफ अ कार इज सपोज 5 मीटर पर सेकेंड। This is a car A. Clear? Another road, another car moving on a road in a straight line, and the name of this car is car B. Clear? Is covering a distance or displacement clear, and the velocity and the speed of car is 4 मीटर पर सेकेंड। तो इनमें से कौन सी कार है जिसकी स्पीड ज्यादा है? यकीनी सी बात है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी जिसकी स्पीड ज्यादा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। 5 है तो उसका मतलब है इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है, और 4 है तो उसकी स्पीड क्या है, कम। इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड में ये जो कार ए है 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, और इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड में ये जो कार है कार बी 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। इसका मतलब क्या है कि कार ए की स्पीड एज कंपेयर टू द कार बी की स्पीड से ज्यादा है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड? द डिस्टेंस covered by a body in unit time. क्लियर? यूनिट टाइम में जो ऑब्जेक्ट ने, जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहलाएगी। क्लियर? इसे यूं भी लिख सकते हैं, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, टाइम के लिहाज से डिस्टेंस में होने वाली चेंजिंग को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। अब आप अगर इस डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, देख लीजिए। फॉर्मूला, दोनों डेफिनेशन से आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं स्पीड का। कैसे? हम ये बात जानते हैं कि स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से। क्लियर? अब हमें बनाना है इसका फॉर्मूला। जरा देखिए, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं s से। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब है कम से कम टाइम। यहां हम सपोज कर लेते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया वो उस ऑब्जेक्ट की क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। क्लियर? तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, हमने डिस्टेंस को शो कर दिया है इससे, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम को हमने रिप्रेजेंट कर दिया टाइम से, तो ये फॉर्मूला बन गया स्पीड का। अगर हम बात करें नेक्स्ट डेफिनेशन की तो लिखा हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्लियर? रेट का जहां भी लफ्ज आ जाए ना, तो रेट जहां, हर जगह तो नहीं, लेकिन यहां पर जब आप डेफिनेशन बना रहे हो तो रेट की जो टर्म इस्तेमाल की जाती है मैथमेटिकली हम क्या करते हैं,
जो भी कोई सी भी क्वांटिटी उसे हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो रेट का लफ्ज आ गया, हम कर देते हैं डिवाइड बाई टाइम। अभी हमें आगे पता नहीं है क्वांटिटी उन्होंने कौन सी इस्तेमाल करी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह हमने क्या लिख दिया एस, तो ये इसका बन गया फॉर्मूला। क्लियर? तो स्पीड क्या होती है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। और फॉर्मूला क्या है स्पीड का? v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अब ये आपने बताना है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड में देखिए लफ्ज आ रहा है हमारे पास डिस्टेंस, नॉट अ डिस्प्लेसमेंट। अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन लिखा हुआ होता है इसके साथ तो ये भी क्या होती है फिर वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी लिखा हुआ भी नहीं है और डिस्प्लेसमेंट का वर्ड भी नहीं आया, तो ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी? स्केलर क्वांटिटी। तो नेचर क्या हो गई इसकी नेचर हो गई स्केलर। क्लियर? और यूनिट अगर आप इसकी फाइंड करना चाहें तो यूनिट आप यहीं से फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? जो आपको अभी बताई, मीटर होती है। ठीक है, ये आ गया मीटर। मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। ऐसे ही जो सिस्टम की बात कर रहे हैं और सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं स्मॉल एस से। तो यूनिट क्या बन गई स्पीड की? मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो स्पीड की यूनिट क्या है हमारे पास? मीटर पर सेकंड। और उसकी नेचर क्या आएगी? एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसकी बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड। क्लियर? नंबर वन है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। What is uniform speed? A body cover equal distance in equal interval of time. अगर कोई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो बॉडी डिस्टेंस कवर कर, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, वो स्पीड कहलाएगी यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, इसकी अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो कुछ इस तरह देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए पर मौजूद है। क्लियर? इसको यूं कर लीजिए थोड़ा सा। इसको कार बना देना चाहिए। सपोज कर लेते हैं कि एक कार है हमारे पास। आ कार इज मूविंग ऑन अ रोड। इनिशियली इसका मतलब आपको यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझा रहा हूं कि पर एक सेकंड में सपोज करें 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। क्लियर? हर सेकंड में जो कार है वो 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। यहां भी दूसरे सेकंड में भी इसने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तीसरे सेकंड में भी 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, चौथे सेकंड में भी 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया एंड पांचवें सेकंड में भी 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो ये जो इसकी कांस्टेंट स्पीड, ये जो कांस्टेंट ये डिस्टेंस कवर कर रही है, ये स्पीड क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। मतलब क्या हुआ? अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, यानी इक्वल टाइम में ये बॉडी 2 मीटर का ही डिस्टेंस कवर कर रही है। ना ये 3 हो रहा है, ना ही ये 1 हो रहा है, ना ये 4 हो रहा है। तो ये स्पीड क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। इसको हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। यानी टाइम के लिहाज से जो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है वो चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स है। तो हम इसे कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल स्पीड। नेक्स्ट टर्म है वेरिएबल स्पीड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेरिएबल स्पीड? नेक्स्ट है वेरिएबल स्पीड। A body does not cover equal distance in equal interval of time. जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर ना करे तो वो स्पीड क्या कहलाएगी? वेरिएबल स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए। सपोज कीजिए हमारे पास कार है जो कि
पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रही है। तो पर सेकंड सपोज कीजिए 1 सेकंड, पहले सेकंड में इसने मूव किया 2 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया। नेक्स्ट सेकंड में इसने कवर किया 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट सेकंड में यानी थर्ड सेकंड में इसने डिस्टेंस कवर किया 3 मीटर का। नेक्स्ट सेकंड में यानी 4 सेकंड में, चौथे सेकंड में इसने डिस्टेंस कवर किया 1 मीटर का। तो अब आप देखें कि इक्वल टाइम तो अपने स्पीड से चल रहा है, लेकिन टाइम के लिहाज से कि इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही। तो अब जो इसकी स्पीड होगी वो क्या कहलाएगी? वेरिएबल स्पीड कहलाएगी। क्लियर? नेक्स्ट एक और है हमारे पास जिसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड? सपोज कर लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए से मूव कर रहा है पॉइंट बी की तरफ, और इसकी जो वेलोसिटी है, सपोज कर लें, अभी तो हम ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं, मीटर और सेकंड की बात कर रहे हैं। जो स्पीड आमतौर पर आप देखेंगे ये किलोमीटर पर आवर, इस तरह भी मालूम की जाती है, किलोमीटर पर माइल। ठीक है, तो अभी हम सपोज कर, अभी तक हमने मीटर की एग्जांपल देखी, अब हम देखेंगे इसे पर आवर में। सपोज कीजिए एक कार है, वो 1 आवर में 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। फिर नेक्स्ट आवर में यानी दूसरे घंटे में भी 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। थर्ड आवर में भी 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, एंड फोर्थ आवर में भी, चौथे घंटे में भी 50 मीटर का ही डिस्टेंस कवर कर रही है। क्लियर? तो क्या ऐसा 100% हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो हर घंटे में इक्वल डिस्टेंस कवर करे? यकीनन अगर आप इस पॉइंट की बात करें, तब जहां से गाड़ी स्टार्ट होती है, क्या स्टार्ट में ही उसकी जो स्पीड होगी 50 मीटर कवर करेगी वो एक घंटे में? ऐसा नहीं होगा। स्टार्ट में चेंज होगी, ग्रेजुअली वो ऐसा से इंक्रीज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब इस तरह की कंडीशन होती है तो वो हम इसको सिंपल यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड नहीं कहेंगे, उससे हम कहेंगे एवरेज स्पीड, क्योंकि जिसमें हम टोटल टाइम की बात कर रहे होते हैं। क्लियर? तो एवरेज स्पीड क्या होती है? द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी total time taken। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है टोटल टाइम में, तो वो जो इसकी स्पीड कहलाएगी वो कहलाएगी एवरेज स्पीड कहलाएगी। क्लियर? तो ये थी बेसिक टाइप्स किसकी? स्पीड की। अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। व्हाट इज वेलोसिटी? नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट में टाइम के लिहाज से होने वाली तब्दीली को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से डेट द चेंज इन वेलोसिटी, क्या ये कह सकते हैं? द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब कम से कम टाइम में जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहलाएगी। क्लियर? यहां एक और हम काम कर सकते हैं, एक और तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैं वो भी लिख देता हूं। नंबर 3, द डिस्टेंस
covered by a body in a particular direction, in a particular direction. पर्टिकुलर डायरेक्शन में टाइम के लिहाज से जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है वो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहलाएगी। क्लियर? बिल्कुल स्पीड की तरह, बस स्पीड की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, जबकि वेलोसिटी की कोई डायरेक्शन होती है। जैसे हमने अभी बात करी थी कि कार मूव कर रही है, पॉइंट जैसे सपोज करें कार मूव कर रही है, दिस इज अ रोड, दिस इज ऑल्सो अ रोड, दिस इज ऑल्सो अ रोड। एक कार मूव कर रही है, क्या उसमें हमने ये बताया कि कार नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही है, कि कार साउथ से ईस्ट मूव कर रही है, कुछ ये बताया नहीं। तो जबकि वेलोसिटी में क्या होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन का जिक्र किया जाता है। तो डायरेक्शन से हम पता लगा लेते हैं कि ये वेलोसिटी है या स्पीड है। अगर डायरेक्शन गिवन है इट मींस कि वो वेलोसिटी है, और अगर डायरेक्शन गिवन नहीं है तो इट मींस कि वो क्या है, स्पीड है। क्लियर? तो वेलोसिटी क्या हुई, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो ऑब्जेक्ट ने, जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो उसकी क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी। क्लियर? अब इसका फॉर्मूला, जिस तरीके से हमने स्पीड का फॉर्मूला बनाया था, इसका भी हम डिजाइन कर सकते हैं। फॉर्मूला इसका ये है, जिस तरीके से स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को भी v से ही रिप्रेजेंट करते हैं, मगर उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं लाइक दिस। क्यों लगाते हैं? ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि ये है स्पीड नहीं है, बल्कि क्या है, वेलोसिटी है। क्लियर? और फॉर्मूला इसका क्या होता है, s डिवाइड बाय t। s के ऊपर भी एक एरो लगाते हैं क्योंकि s डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करता है और s डिस्प्लेसमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप एरो लगाएंगे तो इट मींस क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। अगर इसकी यूनिट फाइंड आउट करना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकंड। इसे कैसे रेट करेंगे, मीटर पर सेकंड। और इसे एक और तरीके से हम राइट कर सकते हैं, स्पीड में भी लिख सकते हैं ऐसे ही, इस तरीके से। मीटर तो वैसे ही रहेगा, बाजुकात क्या होता है, ये डिनोमिनेटर में जो सेकंड है इसे नोमिनेटर में लेकर आते हैं। और आप ये बात जानते हैं कि अगर इसकी डिनोमिनेटर में पावर 1 है, 1 शो नहीं करते, +1 है, जब ये नोमिनेटर में जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो इसे यूं रिप्रेजेंट करेंगे, ns-1। तो दोनों के जो मीन्स हैं वो बिल्कुल सेम है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। और इसे रीड कैसे करेंगे, मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये इसका फॉर्मूला है और इसकी यूनिट। क्लियर? और इसकी नेचर क्या होगी, नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ वेलोसिटी। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो इसमें क्या होगी, इसकी ये क्या, इसकी नेचर क्या होगी, वेक्टर होगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है और वेलोसिटी की भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ठीक है? तो इसलिए इसकी यूनिट नेचर क्या होगी, वेक्टर। ये कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। जिस तरीके से स्पीड के टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, इसी तरह वेलोसिटी के भी टाइप्स हैं, सेम वही। क्लियर? टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और नंबर 2 क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी, एंड नंबर 3 हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वही, द ऑब्जेक्ट्स, द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। सेम जिस तरीके से हमने स्पीड में बात करी, इसमें भी वही बात होगी, लेकिन इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी और स्पीड की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। वही सपोज कर लीजिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, अगले नेक्स्ट सेकेंड में फिर से 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, फिर नेक्स्ट सेकेंड में 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, नेक्स्ट सेकेंड 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो इट मींस कि बॉडी जो है वो इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। तो अब ये वेलोसिटी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। इसे हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं। क्लियर? कांस्टेंट भी कह सकते हैं इसे।
नेक्स्ट वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल में क्या होगा, अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी क्या कर रही होगी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही होगी। लाइक दिस, अगर फर्स्ट सेकंड में उसने 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो नेक्स्ट में मे बी कि वो 4 मीटर हो जाए, नेक्स्ट में और हो जाए वो 2 मीटर हो जाए, मजीद नेक्स्ट में क्या हो जाए 6 मीटर हो जाए। क्लियर। तो अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस वेलोसिटी इज नोन एज variable velocity. Clear. Next is average velocity. Average velocity. Average velocity. The total velocity. Average velocity को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, v a और स्मॉल v छोटा सा लिख देते हैं। क्लियर। और इस तरह भी लिख सकते हैं v बार, v पे बार लगा देते हैं। क्लियर। Average velocity, the total velocity covered by body in total time taken. Clear? तो this velocity becomes average velocity. Clear? इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, vi plus vf divide by 2. This is the average velocity. Next टर्म है हमारे पास acceleration. Acceleration. What is acceleration? ये याद रखिएगा कि डिस्टेंस में अगर टाइम के लिए ऐसे कोई चेंजिंग आएगी तो वो क्या बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के लिहाज से कोई चेंजिंग आएगी तो वो बन जाएगी वेलोसिटी। बट अगर वेलोसिटी में टाइम की रिस्पेक्ट से अगर वेरिएशन आ रही है तो वो वेलोसिटी क्या बन जाएगी, एक्सेलरेशन बन जाएगी। क्लियर। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से होने वाली चेंजिंग को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। क्लियर। एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इज द वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। टाइम के लिहाज से अगर वेलोसिटी में वेरिएशन आ रही है, वेलोसिटी में कोई चेंजिंग आ रही है तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, फिर एक्सेलरेशन बन जाता है। क्लियर। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a, an arrow on its head is equal to change in velocity divided by change in time. Clear? This is known as delta, and delta represents small change. Clear? So change in velocity with respect to the time is known as acceleration. और acceleration हमारे पास कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। क्लियर। तो इसकी नेचर क्या होगी एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन नेचर है हमारे पास वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। और इसकी यूनिट अगर हम फाइंड करना चाहें तो वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, जो हमने अभी लास्ट डिस्कस किया, लास्ट में मीटर पर
सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम की जो यूनिट थी वो सेकेंड। अब अगर हम इससे सेट कर लें तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और तरीका इसे लिखने का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है उसकी पावर अगर प्लस में है, अगर आप उसे नोमिनेटर में लेकर आएंगे तो उसकी पावर प्लस से माइनस में हो जाएगी। तो ये हम डिनोमिनेटर से इसे नोमिनेटर में लेकर आए तो ये बन गई मीटर पर सेकेंड। क्लियर? दिस इज acceleration. There are three main types of acceleration. Number one is uniform acceleration. Uniform acceleration. Variable acceleration. Variable acceleration. And average acceleration. Average acceleration. Clear? What is uniform acceleration? If the rate of change of velocity is constant, अगर वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से जो चेंजिंग आ रही है अगर वो कांस्टेंट है, यानी वो फिक्स है, चेंज नहीं हो रही, तो वो वेलोसिटी के कहलाएगा, वो एक्सेलरेशन के कहलाएगा फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? फॉर एग्जांपल देख लीजिए, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सपोज कर लीजिए कार है। क्लियर? पर सेकेंड ये जो वेलोसिटी कवर कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट सेकंड में भी इसने 2 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी कवर करी, थर्ड सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी कवर की। तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हर सेकंड में जो ऑब्जेक्ट है, जो कार है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर ही है। तो ये अब जो एक्सीलरेशन बनेगा वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल एक्सीलरेशन। इसमें क्या होगा कि इफ the rate of change of velocity is variable, एक ऐसे एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट ना हो, बल्कि वेलोसिटी क्या हो रही हो? वेरी हो रही हो, चेंज हो रही हो, तो वो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसी में देख लेते हैं। फर्स्ट सपोज कीजिए कि कार है जो कि रोड पे मूव कर रही है, पर सेकंड फर्स्ट सेकंड में उसने 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड वेलोसिटी से डिस्टेंस कवर करना शुरू कर दिया। फर्स्ट सेकंड में उसने 2 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी थी, सेकंड में दूसरे सेकंड में जो उसकी वेलोसिटी हुई वो बन गई, सपोज कर लीजिए 4 सेकंड, नेक्स्ट में बन गई 6 सेकंड। तो इक्वल वेलोसिटी ये कवर नहीं कर पा रही है, तो ये जो वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी? हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और AVG। क्लियर? द टोटल वेलोसिटी कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल टाइम। टोटल टाइम, ठीक है? या आप ये कह सकते हैं द चेंज इन वेलोसिटी, द टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन टोटल टाइम, द टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। अगर हम इसे ओपन करना चाहें तो डेल वी मीन्स फाइनल वेलोसिटी में से आप इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर दें? माइनस कर दें, तो ये बन जाएगी हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर? दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। नंबर 1 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नंबर 2 वेरिएबल एक्सेलरेशन, नंबर 3 एवरेज एक्सेलरेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशंस ऑफ मोशंस। सो स्टूडेंट्स,
now we are going to discuss first equation of motion. First equation of motion. Consider a body is moving with initial velocity vi. After passing time t, its velocity becomes vf. So the change in velocity is calculated by the following relation. कंसिडर कीजिए एक बॉडी है हमारे पास जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, vi है. अब यहाँ vi से क्या मुराद है, स्टार्टिंग वेलोसिटी. स्टार्टिंग वेलोसिटी से मुराद ये नहीं कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है. सपोज कीजिए इस पोजीशन पे तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, लेकिन हमने जो अपनी इक्वेशंस को ड्राइव करना शुरू किया है वो इस पोजीशन से स्टार्ट किया है. क्लियर? तो इस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, vi. टाइम t गुजरने के बाद, वक्त गुजरने के बाद जो इसने डिस्टेंस कवर किया उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या बन गई, vf. लेकिन ये वो पॉइंट नहीं है जहाँ पर बॉडी रुक गई. बॉडी सपोज कीजिए इस पॉइंट पर अगर रुक रही है, लेकिन हम इसे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. क्लियर? तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी ऑब्जेक्ट की, vi. टाइम t गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या बन गई, vf बन गई. तो जब वेलोसिटी में चेंजिंग आती है तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है. तो ये एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग रिलेशन. क्लियर? We know that the change in velocity is represented as vf minus vi. So the rate of change in velocity becomes, अगर हम बात करें कि अगर टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाए तो किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, vf माइनस vi डिवाइड बाय t. स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम रेड कलर्स इस्तेमाल करेंगे तो जो भी आपकी गिवन क्वांटिटी होगी उसे टाइम से आप डिवाइड कर देंगे. तो हमने भी डिवाइड कर दिया. एंड वी नो डेट द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. क्लियर? और ये फॉर्मूला पूरा वैसे ही उतार दीजिए, vf माइनस vi डिवाइड बाय t. अगर राइट साइड पे जो हमारी वैल्यू है उसमें टाइम यहाँ डिवाइड कर रहा है, अगर हम उससे लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो वहां जाकर ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा. तो ये बन जाएगा a t इज इक्वल टू vf माइनस vi. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ माइनस में है, अगर हम उसे लेफ्ट साइड पर लेकर जाएं तो ये बन जाएगी प्लस में आ जाएगी. तो ये बन जाएगा हमारे पास vi प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ. इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें या उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें या उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहें या ये फाइंड करना चाहें कि वेलोसिटी ने इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने में कितना टाइम इसको रिक्वायर्ड हुआ, कितना टाइम इसको लगा, वो टाइम भी हम इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. Second equation of motion. Second, consider a body moving with initial velocity vi. After passing the time t, its final velocity becomes vf. So the acceleration produces due to change in velocity is represented as a. Clear? And the distance covered by the body is represented as s. So the distance can be calculated by the following relation. We know that the formula of velocity is v
इज इक्वल टू एस ओवर टी। तो पहले दोबारा से इसको हम थोड़ा आसान कर देते हैं। सपोज कर लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे हम देख सकते हैं, क्लियर। सपोज कर लीजिए एक कार है, एक कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, vi। वही कंडीशन कि इस पोजीशन पे ये स्टेशनरी नहीं है, ठीक है। इनिशियल से मुराद यहाँ पर ये नहीं कि स्टेशनरी है। सपोज कीजिए ये इसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ ये रुकी हुई थी, लेकिन यहाँ ये रुकी हुई नहीं है, लेकिन यहाँ से ये मूव कर रही है। हम अपनी जो डेरिवेशन ड्राइव कर रहे हैं वो हमने यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करी, जो मेजरमेंट हमारी है वो यहाँ से है, क्लियर। तो इनिशियल वेलोसिटी कार की क्या थी, vi। टाइम t गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या बन गई, vf। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पॉइंट ए से लेकर, सपोज कर लीजिए ये पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है, इस डिस्टेंस को अब हमने कैलकुलेट करके बताना है, क्लियर। कैसे करेंगे, वी नो डेट v इज इक्वल टू एस ओवर टी। अगर हम कंसीडर कर लें, हमें क्योंकि s मालूम करना है तो t यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टाइम है, उसे हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो बन जाएगा s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। यहाँ हम v को लेंगे v एवरेज, v को क्या ले लेंगे, v एवरेज के बराबर। क्यों लेंगे, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जरूरी तो नहीं है पर जीरो, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो उसकी वेलोसिटी होगी। जब आप टोटल वेलोसिटी की बात करते हैं, ये याद रखिएगा, जब भी आप इनिशियल से लेकर फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। टोटल टाइम में जो वेलोसिटी ने जितनी, जो ऑब्जेक्ट ने जितनी वेलोसिटी ट्रेवल की है वो उसकी क्या कहलाती है, एवरेज वेलोसिटी कहलाती है, क्लियर। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर एवरेज, क्लियर। हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं s इज इक्वल टू v एवरेज मल्टीप्लाई बाय t, clear। and we know that the formula of average velocity is vi plus vf divided by 2। so the above equation becomes s is equal to average velocity की जगह उसका हम फॉर्मूला राइट कर देंगे, क्लियर, जो कि बराबर है vi प्लस vf डिवाइड बाई t। एंड ये फॉर्मूले का ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय टी, वैसे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय टी, क्लियर। एंड वी नो डेट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने जो अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, क्या था वो, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। तो हम इस Vf की जगह पर इस पूरी वैल्यू को Vi प्लस ए टी को पुट कर देंगे, या इसको नाम दे दें इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस Vf की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, क्लियर। तो वो इक्वेशंस बन जाएगी हमारे पास। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स s इज इक्वल टू Vi, वैसे ही जो ऑलरेडी लिखा हुआ है Vi वैसे ही रहेगा, प्लस का साइन वैसे ही, और Vf को हमने किसके बराबर लिया है, Vi प्लस ए टी। तो हम Vf की जगह क्या लिख देंगे, Vi प्लस ए टी, इसे ब्रैकेट में कर दीजिए, और मल्टीप्लाई बाय टी ऑलरेडी वैसे ही यहाँ मौजूद है, मल्टीप्लाई बाय टी, यहाँ हमारे पास 2 आएगा, क्लियर। और यहाँ नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, ये बात हम जानते हैं कि अगर दो वेरिएबल लिखे हुए हों, सपोज कीजिए a प्लस ए, तो इसमें कौन सी चीज इसकी ऐड होगी, दोनों के साथ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी क्या है 1। तो जब हम दो वेरिएबल्स को ऐड कर रहे होते हैं तो असल में वेरिएबल तो फिर हम एक ही मरतबा लिखते हैं, लेकिन इसके कोफिशिएंट क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ये बन जाएगा 2a। इसी तरीके से देखिए vi प्लस vi, तो ये क्या बन जाएगा 2vi, ये बन जाएगा हमारे पास s इज इक्वल टू 2vi, उसके बाद प्लस ए टी, और ब्रैकेट के बाहर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय टी, और डिवाइड में क्या है हमारे पास 2, क्लियर। अब इसलिए टी भी पूरा ब्रैकेट से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। s इज इक्वल टू 2vi टी प्लस, जब ये t इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2vi टी, और जब a t से जब t मल्टीप्लाई होगा, a t मल्टीप्लाई बाय t, तो क्या बन जाएगा a
टी स्क्वायर। जिस तरीके से जब हमने एक a प्लस ए किया था तो बन गया था 2a, इस तरह अगर हम करें a मल्टीप्लाई बाय a, जब बेसिक सेम होती हैं तो पावर इसकी क्या हो जाती है, ऐड। 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते, शो नहीं करते, अगर दोनों की पावर 1 है तो प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगी, a स्क्वायर। ठीक है, जब ये दोनों वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों की बेसिक सेम है तो पावर इसकी क्या हो जाएंगी, ऐड। इस तरीके से यहाँ पर t मौजूद है, जब ये नेक्स्ट t से मल्टीप्लाई करेगा तो उसकी पावर क्या हो जाएंगी, दोनों की ऐड हो जाएंगी और ये बन जाएगा t स्क्वायर। क्लियर? तो ये बन गया हमारे पास ए टी स्क्वायर डिवाइड बाय टी। अब आप देखिए कि ये 2 इस 2 वी को भी डिवाइड कर रहा है और यही 2 ए टी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम इस इक्वेशन को स्प्लिट कर लेते हैं, तोड़ देते हैं। एस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 वी आई टी डिवाइड बाई 2, प्लस का साइन वैसे ही रहेगा। अब इस वैल्यू को भी हम इस 2 से डिवाइड करवा देंगे, ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहाँ देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ motion. Now we are going to start third equation of motion. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी सेम यही डायग्राम रहेगी हमारे पास। क्लियर? सपोज कर ले हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी आई, टाइम टी गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या बन जाती है, वी एफ बन जाती है। और जब वेलोसिटी में चेंजिंग आती है तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस पॉइंट ए पर जब हमारा ऑब्जेक्ट मौजूद था, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने पर इसने जो डिस्टेंस कवर किया उस डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट करके बताना है, लेकिन थोड़ा सा अंदाज अब चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम ये बात जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू एस ओवर टी। और अभी प्रीवियस इक्वेशन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमने एवरेज वेलोसिटी क्यों ली है, क्योंकि हम टोटल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। टोटल टाइम में जितनी वेलोसिटी कवर की गई उस टोटल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, वी एवरेज। क्लियर? तो ये बन जाएगा S इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी। और वी एवरेज का फॉर्मूला क्या था, वी एवरेज यानी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वी आई, या स्क्रीन कर लीजिए, वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाय 2। अगर मैं लिखूं वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाय 2 या वी आई प्लस वी एफ डिवाइड बाय 2, बोथ आर सेम। क्लियर? तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, वी एवरेज की जगह उसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं, वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी। क्लियर? इसे नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। क्लियर? नेक्स्ट क्या करना है, वी नोट इट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमने t की जगह पे पुट करना है। क्लियर? जरा गौर से देखिएगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमें क्योंकि t यहां से मालूम करना है तो वी आई पे यहाँ पर क्या है, प्लस का है, लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। ए यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां जाकर डिवाइड कर जाएगा। क्यों किया हमने ऐसा, ताकि हम टाइम मालूम कर सकें, टाइम को सेपरेट कर सकें। वी आई डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू टी। क्लियर? नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है? नाउ इक्वेशन नंबर
1 becomes, तो ये बन जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू vf प्लस vi डिवाइड बाई 2, तो वैसे ही रहेगा vf प्लस vi डिवाइड बाई 2 वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय, अब t की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, vf माइनस vi डिवाइड बाय a, vf माइनस vi डिवाइड बाय a। क्लियर? अब आप देखेंगे दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, अगर हम ब्रैकेट लगाते हैं तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? हम इसे ज़रा दूसरे तरीके से लिख देते हैं, मिला देते हैं इससे ज़रा, ये बन जाएगा vf प्लस vi, vf माइनस vi डिवाइड बाय, जब ये a इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा 2a, ऐसे। अब अगर इस इक्वेशन को गौर से देखें तो एक फॉर्मूला बन रहा है, सपोज a प्लस b, a माइनस b, अजान के बाद आप अगर इस पर फोकस करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, एंड वी नो डेट a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये टर्म पूरी हमारे पास बन चुकी है, खाली हमने क्या करना है, इस टर्म की जगह पे आप लिखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो s हमारे पास वैसे ही रहेगा, इस इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई, और वी एफ माइनस वी आई की जगह क्या आ जाएगा, वी एफ स्क्वायर एंड माइनस वी आई स्क्वायर। तो फॉर्मूले में क्या है, ए हमारे पास यहाँ पर क्या है वी एफ, और फॉर्मूले का क्या लगाएंगे हम, स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद फॉर्मूले का माइनस माइनस, और क्या है बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है वी आई स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या चल रहा है, डिवाइड बाई 2 है, वो वैसे ही चलता रहेगा 2a। अब 2a यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, अगर हम उसे लेफ्ट साइड पे लेकर जाएं तो ये कर जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देख सकते हैं, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो अब इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, इस इक्वेशन से हम
डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं और फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। अब आपको मैं एक होम टास्क दे रहा हूं जो कि आपने घर से करके लाना है। जरा देखिए, होम टास्क, मेमोराइज all basic terms regarding to kinematics. Clear? Next, practice first, second and third equation of motion. Equation of motion. ये सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ एयर्स में भी आई हुई है, जैसे ये आई हुई है हमारे पास 2017, 2015, 2013 एंड 2011, और थर्ड इक्वेशन आई हुई है 2016, 2014, 2012। तो आपको लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि अगर ये एग्जाम में भी आ जाए तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।